गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉफुल लिंगो। आज हम अपना पीवाईक्यूज की जो क्लासेस है वो शुरू कर रहे हैं और ये हमारा पहला लेक्चर है पीवाईक्यूज से रिलेटेड, जिसको हम एक हफ्ते तक ये जो पीवाईक्यूज की क्लासेस है ये कंटिन्यू करने वाले हैं। 9 बजे होगी पीवाईक्यूज की क्लासेस और दोपहर 1 बजे होगी पीवाईक्यूज की क्लासेस। रिकॉर्डेड क्लासेस है क्योंकि हमारे पास लाइव क्लासेस लेने का उस टाइम पर मैं फ्री नहीं होती हूँ, तो हम रिकॉर्डेड क्लासेस ही लेंगे। उसके अलावा अगर किसी बच्चे को कहीं किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करना, हम उसको अगली क्लास में कवर करेंगे या मैं आपको कमेंट सेक्शन में ही आपको समझाने की कोशिश करूंगी। उसके अलावा मुझे उम्मीद है कि हमारा जो सिलेबस कंप्लीट हुआ है यूजीसी नेट लॉ सब्जेक्ट का 4 तारीख को कंप्लीट हो गया था। आपने सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर कर लिए हैं, अपने नोट्स बना लिए हैं, और अगर किसी भी स्टूडेंट ने अभी तक अपने नोट्स नहीं बनाए हैं किसी भी सब्जेक्ट के तो वो प्लीज़ हमें ईमेल करें ताकि आपको नोट्स हम प्रोवाइड करवा सकें, और जो नोट्स का प्राइस है वो आपको पिन कमेंट पर पता चल जाएगा। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, हमारा जो आईटी एक्ट है, फैमिली लॉ है, जूरिस्प्रूडेंस है, इन 5 सब्जेक्ट के हमारे पास मॉक टेस्ट अवेलेबल है। अगर वो भी किसी स्टूडेंट को परचेज करने हैं तो वो उसके लिए भी हमें ईमेल ज़रूर करे, और इनका जो प्राइस है वो आपको पिन कमेंट पर देखने को मिल जाएगा। तो पिन कमेंट ज़रूर चेक किया करो ताकि वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है वो आपको पता चल सके। हर लेक्चर में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है पिन कमेंट पर, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने हर लेक्चर को ध्यान से देखा होगा, और अगर अभी भी किसी बच्चे ने कोई टॉपिक क्लियर नहीं किया है तो वो उस टॉपिक का लेक्चर ज़रूर देखो। तो आज हम अपना पीवाईक्यूज की जो क्लासेस है वो शुरू करने वाले हैं। दिसंबर 2023 के हमारा जो एग्जाम हुआ था यूजीसी नेट लॉ सब्जेक्ट का, उससे शुरू करने वाले हैं। देखो, काफी बच्चों के कमेंट आए कि जो पीवाईक्यूज हैं वो हम सब्जेक्ट वाइज शुरू करें। तो सब्जेक्ट वाइज हमारे पास सिर्फ 4-5 सब्जेक्ट के ही मॉक टेस्ट अवेलेबल है, बाकी सब्जेक्ट के नहीं है। बट आप वो परचेज कर सकते हैं, और बहुत एडवांस लेवल के मॉक टेस्ट है, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे, वहां से क्वेश्चंस बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। उसके अलावा हम जो ये पीवाईक्यूज करने वाले हैं, यहाँ पर मैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आपको कई क्वेश्चन सोल्व करने चाहिए जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं। उसके अलावा जो भी हम ये पीवाईक्यूज लगाएंगे उसके साथ साथ जो भी आपको लगता है कि ये पॉइंट आपके नोट्स में इंक्लूडेड नहीं है तो आप उस टॉपिक के पास वो पॉइंट नोट डाउन कर सकते हो, जिससे आपको पता चले कि ये जो हमारे नोट्स हैं ये मतलब आपके नोट्स एक पॉइंट पर एनहेंस हो जाएंगे, ठीक है, इंप्रूवमेंट हो जाएगी कि जो पॉइंट आपके नोट्स में इंक्लूडेड नहीं है वो इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस लेक्चर को, जहां हम बात करने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू कौशल किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2023 का ये केस है, द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 इज अवेलेबल अगेंस्ट। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है जहां फंडामेंटल राइट यानी आर्टिकल 19 के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, और ये 2023 का ही रीसेंट केस है, 1-2 साल पुराना। तो पूछा गया कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 19 के अंदर हमारी जो फ्रीडम्स प्रोवाइड की गई हैं वो अवेलेबल है, किस किस के अगेंस्ट अवेलेबल है। अब आपको पता है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट है वो स्टेट के अगेंस्ट एनफोर्स है ही है, ठीक है। हमारे फंडामेंटल राइट किसके अगेंस्ट एनफोर्स होते हैं? स्टेट के अगेंस्ट होते हैं, ये तो नॉर्मल सी बात है, सबको पता होगी। अब इसमें ऑप्शंस क्या क्या, पहले वो ध्यान से पढ़ो। पहला ऑप्शन दिया गया है कि स्टेट एक्टर्स ओनली, मतलब सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट एनफोर्स होंगे, या फिर नॉन स्टेट एक्टर्स ओनली, या जो नॉन स्टेट है उनके अगेंस्ट एनफोर्स होंगे, जैसे हमारी एनजीओज है या प्राइवेट इंडिविजुअल्स वगैरह भी इंक्लूड कर सकते हो, उनके अगेंस्ट एनफोर्स होंगे, या फिर स्टेट एज वेल एज नॉन स्टेट एक्टर्स, या स्टेट के अगेंस्ट भी एनफोर्स होंगे। उसके अलावा आर्टिकल 19 नॉन स्टेट के अगेंस्ट भी एनफोर्स होगा। फोर्थ ऑप्शन दिया गया है स्टेट अंडर आर्टिकल 12 ओनली, यानी कि जो आर्टिकल 12 है, जहां मैंने बताया था कि स्टेट वर्ड को डिफाइन किया गया है फॉर द पर्पज ऑफ पार्ट 3 एंड पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको ये पॉइंट याद रखना है कि आर्टिकल 12 के अंदर जो स्टेट वर्ड की डेफिनेशन दी गई है वो दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 और पार्ट 4 की पर्पज से, और कहीं पर वो एप्लीकेबल नहीं होती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी कौशल किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का हमारा केस है, कौशल किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी,
अगर आप केसेस देखते हो, अप टू डेट रहते हो, तो ये 2023 का केस है जो आर्टिकल 19 से हमारे रिलेटेड है। तो आप हर लॉ स्टूडेंट को अपने जो भी केस लॉज आते हैं उससे अप टू डेट तो रहना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो लॉ सब्जेक्ट का एग्जाम है उसमें एक दो केसेस या एक दो चीज़ें हैं वो रीसेंट पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ये तो आपको ध्यान रखना ही होगा। तो ये केस 2023 का है जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि जो आर्टिकल 19 है हमारा, इसके अंदर जो हमें फंडामेंटल फ्रीडम्स प्रोवाइड की गई है, ये एनफोर्स होगी स्टेट के अगेंस्ट भी एज वेल एज नॉन स्टेट के अगेंस्ट भी। जो हमारे नॉन स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस है या नॉन स्टेट है उनके अगेंस्ट अवेलेबल होगा हमारा आर्टिकल 19। इस केस के अंदर ये हेल्ड किया गया था। तो अब अपने आर्टिकल 19 के जो नोट्स है उसके पास भी ये केस लिख सकते हो, जिससे आपका ये पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा कि ये जो हमारा केस है ये आर्टिकल 19 से रिलेटेड है। ठीक है, और इसमें क्या हेल्ड किया गया ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर देखोगे तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर होगा जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, देखिए क्या चीज पूछी गई है, उसके बाद ऑप्शंस को बहुत ध्यान से पढ़िए ताकि आपका जो एलिमिनेशन का एक मेथड है वो आपका वहां से क्लियर हो सके। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ से क्लियर हो जाता है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, यानी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। तो अब आपको एक एक स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से देखना है। पहले तो आप देखो ये क्वेश्चन है किससे रिलेटेड, हमारे पीआईएल से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। पीआईएल का क्वेश्चन है तो हम देखते हैं क्या बोला गया है इसमें। पहली स्टेटमेंट है इन एसएस लोटस केस द परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस यानी पीसीआईजे डिफाइंड इंटरनेशनल लॉ as principles which are in force between all independent nations। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट दी गई है दैट प्रोफेसर डायस सजेस्ट दैट इंटरनेशनल लॉ कैन नेवर बी कॉल्ड अ लॉ। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। तीसरी स्टेटमेंट है लॉर्ड हेल्सबरी व्हेन ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड वंस रिमार्क्ड इट वाज अ मिसनोमर टू कॉल इंटरनेशनल लॉ एज लॉ, इट शुड बी डिस्क्राइब्ड एज अ ब्रांच ऑफ एथिक्स। अच्छा, उसके बाद रूसेल है उसने डिफाइन किया इंटरनेशनल लॉ को एज द एग्रीगेट ऑफ द रूल्स टू विच द नेशंस हैव अग्रीड टू कंफर्म टू देयर कंडक्ट टुवर्ड्स वन अनदर। अच्छा, ये डेफिनेशन कह रहे हैं कि रूसेल ने दी है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन इंटरनेशनल इज सेट एंड एनफोर्स्ड बाय पॉलिटिकल सोवरेन अथॉरिटी। अच्छा, तो ये 5 स्टेटमेंट्स दी गई है जिसमें से पूछा गया है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपको अगर समझ में आया हो तो ये क्वेश्चन हमारा पीआईएल के अंदर जो इंटरनेशनल लॉ वर्ड की डेफिनेशंस हैं, पहला जो हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो इसमें सारी डेफिनेशंस दी गई है। तो ये क्वेश्चन में आप देखो एक एक करके, अगर आप कुछ याद है आपको तो आपको याद होना चाहिए। हमारे कुछ केसेस मैंने डेफिनेशन से रिलेटेड लिखवाए थे जिसमें एसएस लोटस एक केस था। ठीक है, जहां मैंने बताया था कि इंटरनेशनल लॉ वर्ड की डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, तो एक वो क्वीन वर्सेस केन का भी केस था अगर आपको याद हो, तो एक नॉर्थ आइलैंड का भी केस था जहां डेफिनेशंस दी गई थी इंटरनेशनल लॉ की, आपको याद होना चाहिए वो पॉइंट। तो एसएस लोटस केस का अगर आप पहला पॉइंट देखो तो इसमें बोला गया है कि इंटरनेशनल लॉ को डिफाइन किया गया प्रिंसिपल्स विच आर इन फोर्स बिटवीन ऑल इंडिपेंडेंट नेशंस। ये डेफिनेशन ठीक है, एसएस लोटस केस में यही डेफिनेशन दी गई थी इंटरनेशनल लॉ की। अब आपको अगर और कोई स्टेटमेंट ध्यान ना हो तो आप देख सकते हो एलिमिनेशन का मेथड। एलिमिनेशन के मेथड में आपको पता होना चाहिए कि आपके हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप जो ऑप्शंस हैं उनको निकाल सकते हो। जैसे जो प्रोफेसर डायस इन्होंने बोला प्रोफेसर डायस सजेस्ट दैट इंटरनेशनल लॉ कैन नेवर बी कॉल्ड अ लॉ। इसमें ये बोला कि प्रोफेसर डायस ने बोला था कि इंटरनेशनल लॉ को कभी लॉ नहीं कहा जा सकता, लेकिन प्रोफेसर डायस ने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी। ये जो स्टेटमेंट है हमारी सेकंड वाली, ये ऑस्टिन के कंटेक्स्ट में ठीक हो सकती है। आपको याद हो ऑस्टिन ने बोला था कि इंटरनेशनल लॉ इज नॉट अ ट्रू लॉ। ठीक है, तो जहां बी ऑप्शन है वो तो हमारा ऑप्शन निकल ही जाएगा।
जैसे अगर आप देखो बी यहाँ दिया गया है, बी यहाँ दिया गया है, बी यहाँ दिया गया है, तो पहला भी एलिमिनेट हो गया हमारा, तीसरा ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, फोर्थ ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। ठीक है, तो बाकी जैसे हमें लॉर्ड हेल्सबरी की डेफिनेशन नहीं लिखी है हमने अपने नोट्स में, रूसेल की कोई डेफिनेशन नहीं लिखी है, लेकिन ऑस्टिन ने क्या डेफिनेशन दी है वो हमने लिखी है। जो ऑस्टिन की डेफिनेशन है वो ये तो बिल्कुल भी नहीं है, उसने आई थिंक प्राइवेट और पब्लिक अथॉरिटी से रिलेटेड कोई डेफिनेशन दी है। तो ऑस्टिन लॉ, उस ऑस्टिन के अकॉर्डिंग इन्होंने बोला है फिफ्थ स्टेटमेंट में दैट इंटरनेशनल लॉ इज सेट एंड एनफोर्स्ड बाय पॉलिटिकल सोवरेन अथॉरिटी। ये तो उसने डेफिनेशन बिल्कुल नहीं दी है। तो हमारा बी जब सब में से एलिमिनेट हो गया तो बचता है हमारा ए सी डी। ठीक है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको एलिमिनेशन मेथड से देखने होंगे कि अगर आपको मान लो एक या दो स्टेटमेंट ऐसी लगती है कि ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है, तो आप एलिमिनेट करके वहां से वो क्वेश्चन ठीक कर सकते हो। कई क्वेश्चंस आपके इसी तरह के होते हैं जो एलिमिनेशन मेथड से किए जाते हैं। तो हमारा यहाँ पर ए सी डी और डी ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा, यानी इसका आंसर होगा सेकंड। तो ए तो हमारा एसएस लोटस केस है ही। सी ऑप्शन आप देखोगे तो लॉर्ड हेल्सबरी जो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने बोला था इट वॉज अ मिसनोमर, ये मिसनोमर है कि हम इंटरनेशनल लॉ को लॉ कहें, इसको डिस्क्राइब किया जाना चाहिए एज अ ब्रांच ऑफ एथिक्स। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा रूसेल की जो डेफिनेशन दी है वो भी आपको ध्यान रखनी है इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड। तो ये अपने नोट्स के साथ आप ये चीजें लिख सकते हो और वहां से आप जब इनको चीजों को पढ़ोगे तो ये कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा और आपको चीजें याद रहेगी। तो हमारा 52 का जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है इसका आंसर होगा सेकंड, ए सी डी ओनली। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको लगे कि ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है तो वहां से आप ऑप्शन में से उसको एलिमिनेट कर सकते हो। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है असर्शन और रीजन बेस्ड। ठीक है, असर्शन बात कर रहा है मेहर के बारे में। तो ये हमारा फैमिली लॉ का क्वेश्चन है, फैमिली लॉ में भी मुस्लिम लॉ पर क्वेश्चन है। तो मुस्लिम लॉ बात कर रहा है, इसमें मेहर की बात की गई है। क्या बोल रहा है असर्शन, मेहर यानी डावर इज अ सम ऑफ मनी विच द मुस्लिम हस्बैंड, जो मुस्लिम हस्बैंड अपनी वाइफ को पे करता है एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हर फॉर अग्रीइंग टू मैरी हिम। ये मतलब उसको रिस्पेक्ट के रूप में पे कर रहा है कि भाई ठीक है तुम मेरे से शादी करने के लिए राजी हो गई। सिंस मुस्लिम मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती है, ये नेसेसरी है दैट डावर मस्ट बी स्पेसिफाइड या तो एट द टाइम ऑफ मैरिज या फिर इफ इट इज नॉट स्पेसिफाइड। ठीक है, और अगर एट द टाइम ऑफ मैरिज स्पेसिफाई नहीं की गई है तो उसको प्रिज्यूम किया जाएगा यानी माना जाएगा। क्या रीजन दिया गया है, इफ नॉट पेड अर्लियर यानी एट द टाइम ऑफ मैरिज अगर उसको पे नहीं किया गया है, मेहर बिकम ड्यू ऑन डेथ ऑफ द हस्बैंड। तो जो मेहर है वो बकाया हो जाती है ऑन द डेथ ऑफ द हस्बैंड या फिर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय डिवोर्स, जब मैरिज को डिवोर्स द्वारा डिसोल्व किया जाता है। तो अगर आपको याद हो मेहर से रिलेटेड हमारा जो पॉइंट है, मेहर से रिलेटेड जो हमारा टॉपिक था उसमें मैंने बताया था कि जो मेहर है या तो एट द टाइम ऑफ मैरिज पे की जाती है या फिर जब आप हस्बैंड की डेथ हो जाती है उस टाइम पर जो चीज़ें होती हैं वो पे की जाती है, या फिर डिवोर्स के द्वारा अगर डिवोर्स से अगर मैरिज आप डिवोर्स ले रहे हो तो उस टाइम पर भी जो मेहर की अमाउंट अगर ड्यू है तो वो पे की जाती है। असर्शन और रीजन में 4 ऑप्शन होते हैं आपके पास। बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता होता कि असर्शन और रीजन का क्वेश्चन सोल्व कैसे करना है। देखो असर्शन और रीजन में ना एक चीज होती है बिकॉज। ठीक है, एक सेकेंड। सो जो हमारा असर्शन और रीजन का क्वेश्चन होता है इसमें एक वर्ड होता है बिकॉज। तो जब भी कोई असर्शन और रीजन का क्वेश्चन आता है पहले आपको चेक करना होता है कि क्या असर्शन और रीजन दोनों ठीक है या नहीं है। ठीक है, जब आपको ये पता चल जाएगा कि असर्शन ठीक है और रीजन भी स्टेटमेंट ठीक है, मान लो दोनों ठीक है, ठीक है, फिर आपको चेक करना है कि क्या जो रीजन में स्टेटमेंट दी गई है वो एक्सप्लेन कर रही है असर्शन को, उसका कारण है या नहीं है वो। ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर बोला गया है
इफ अगर जो मेहर है अगर वो मैरिज के टाइम पर पे नहीं की जाती है, एट द टाइम ऑफ मैरिज पे नहीं की जाती है, तो जो मेहर है वो या तो ड्यू हो जाएगी ऑन द डेथ ऑफ द हस्बैंड या फिर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय डिवोर्स, उस टाइम पे डिसोल्व हो जाएगी। तो अगर आप ऑप्शन ध्यान से देखो तो यहाँ कहा गया है बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, यानी आपको पहले चेक करना है कि दोनों जो हमारे असर्शन और रीजन की स्टेटमेंट दी गई है वो सही है या नहीं है। ठीक है, अब मान लो आपने चेक कर लिया, अब मेरे ये दोनों स्टेटमेंट मेरे हिसाब से ठीक है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ठीक है। अब अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, क्या जो ये रीजन के अंदर स्टेटमेंट दी गई है इसके आगे लगाओ बिकॉज। इसमें बोला कि मेहर इज अ सम ऑफ मनी विच द हस्बैंड अग्रीज टू पे टू द वाइफ एज अ रिमार्क ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हर फॉर अग्रीइंग टू मैरी हिम। Since Muslim marriage is a contract, it is because the dower must be specified at the time of marriage, and if it is not specified, it can be presumed. Because if not paid earlier, meher become due on death of the husband or the dissolution of marriage by divorce. यानी ये इसका रीजन भी ठीक है या नहीं, आपको अब ये चेक करना है। तो ये मेरे ख्याल से इसका रीजन ठीक है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो पहले दो ऑप्शन दिए गए बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। पहला ऑप्शन में कहा गया है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, कि आर के अंदर जो रीजन दिया गया है वो ए को पूरी तरह से सही एक्सप्लेन कर रहा है। और दूसरा ऑप्शन ये कहता है कि बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी दोनों स्टेटमेंट ठीक तो है लेकिन आर रीजन के अंदर जो स्टेटमेंट दी गई है वो असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। दूसरा ऑप्शन ये होता है। तीसरा होता है या तो ए ठीक होगा आर गलत होगा, चौथा ऑप्शन होता है ए गलत होगा आर ठीक होगा। तो पहले आपको चेक करना है कि स्टेटमेंट ठीक है या नहीं है। अब मेरे ख्याल से ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है और जो ये रीजन है ये इसको सही तरह से एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, पहला इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से असर्शन और रीजन के क्वेश्चन सोल्व करने हैं। आई होप आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि कैसे असर्शन और रीजन के क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं। ठीक है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल इज हेडेड बाय अ चेयरपर्सन हु इज। तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल ये हमारा टोर्ट का क्वेश्चन है और टोर्ट में भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया है कि जो हमारी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है उसको हेड किया जाता है बाय अ चेयरपर्सन, और ये चेयरपर्सन कौन होगा इसने ये पूछा है। पहला पूछा है ये चेयरपर्सन बन सकते हैं, यानी इसकी क्वालिफिकेशन पूछे कि कौन होगा ये चेयरपर्सन। तो इसकी क्वालिफिकेशन अगर हम देखें, इन्होंने 4 ऑप्शन दिए जिसमें पहला बोला है रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, दूसरा बोला है मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट, तीसरा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और हिज नॉमिनी, या फिर चौथा है हेड ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शंस दिए हैं जहां से आपको बताना है कि जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है उसका चेयरमैन पर्सन की क्वालिफिकेशन क्या होगी। तो अगर हम आपको याद हो जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 2019 का, इसका सेक्शन 3 बात करता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ, मैंने सारे आपको जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे वो लिखवाए हैं इस एक्ट के, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। ठीक है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। और इसी में बताया गया है कि जो हमारा सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है इसके जो चेयरपर्सन होंगे वो कौन होंगे, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट, कौन से डिपार्टमेंट के मिनिस्टर इन चार्ज होंगे, ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इन सेंट्रल काउंसिल, ये इसके चेयरपर्सन होंगे, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको याद हो तो जो सेक्शन 4 है हमारा, एक सेकेंड, जो सेक्शन 4 था इसका, वहां बताया गया है कि प्रोसीजर क्या होगा इसकी मीटिंग का। आपको
आपको याद है मैंने कई कई सेक्शंस बताए थे आपको लास्ट में जब हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कर रहे थे, तो काफ़ी सारे सेक्शंस मैंने लिखवाए थे कि जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जहाँ से मैच ऑफ द फॉलोइंग का या कुछ कुछ क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था सेक्शन 4 प्रोसीजर था फॉर मीटिंग्स ऑफ सेंट्रल काउंसिल, और सेक्शन 5 आपको याद हो तो इसके ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहा था, वो ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंट्रल काउंसिल। ठीक है, आई होप आपने ये सारे पॉइंट याद किए होंगे, क्योंकि हमने अपने लेक्चर्स के अंदर सारे इंक्लूड किए हैं। ठीक है, तो अगर किसी ने भी वो लेक्चर नहीं देखा तो जाकर पहले उस लेक्चर को जरूर देखना, जो हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पर लेक्चर किए हैं। आई थिंक 2 या 3 लेक्चर होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का अगर आप आंसर देखोगे तो इसका आंसर होना चाहिए सेकंड। तो 54 का जो आपको आंसर पता होना चाहिए वो होगा सेकंड, कि जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है उसके जो चेयरपर्सन है वो कौन होंगे, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इन सेंट्रल काउंसिल गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। तो इस तरीके से आपको चीजें कुछ तो डायरेक्ट मिल जाएंगी और कुछ आपको एलिमिनेशन मेथड से करनी होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर तरफ हम बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है हमारा मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, जो आपको ध्यान रखना है कि काफी सारे सेक्शंस इस तरह से पूछे जाते हैं। तो हमारा जो मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन है ये आईपीसी से क्वेश्चन है, और इस बार मेरे ख्याल से बीएनएस से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जैसे इसमें पहला दिया गया है पनिशमेंट फॉर एक्सटोर्शन, दूसरा दिया गया अटेम्प्ट टू कमिट रोबरी, और तीसरा पॉइंट है डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, और चौथा है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए और इस तरफ सेक्शंस पूछे गए कि कौन से सेक्शंस में इसका आपको लगता है कि ये मैच होंगे। तो अगर आपको 1-2 भी पता है तो आपका क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। जैसे पनिशमेंट फॉर एक्सटोर्शन पता होगा आपको, सेक्शन 384 में दिया गया है ना। तो इसकी पनिशमेंट आपको पता होनी चाहिए साथ में, जैसे आप क्वेश्चन करें तो साथ में आपके पनिशमेंट भी दिमाग में आनी चाहिए। तो इसकी पनिशमेंट आपको पता हो तो 3 साल और फाइन इसकी पनिशमेंट दी गई है। ठीक है, और अगर आप बीएनएस का क्वेश्चन देखो, बीएनएस के हिसाब से देखो तो बीएनएस में अब इसकी जो पनिशमेंट सेक्शन है 384 से अब वो 308 हो गया है, और इसकी पनिशमेंट भी बढ़ाई गई है मेरे ख्याल से 3 साल से अब 7 साल कर दी गई है, और फाइन भी है और दोनों भी लगाए जा सकते हैं। तो एक ऑप्शन यहाँ थर्ड होना चाहिए। तो एक ऑप्शन देखोगे पहले में तो थर्ड नहीं है, तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। ए का फोर्थ है यहाँ पे, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारे पास सेकंड और थर्ड बचता है, ए का थर्ड, ए का थर्ड। उसके अलावा यहाँ बताया गया सी का फर्स्ट होगा, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी 403 में ये दिया गया है। ठीक है, उसके अलावा आपको एक ऑप्शन और आना चाहिए, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अगर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट पता हो, या फिर आपको अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी का सेक्शन याद हो। तो अगर आपको याद हो हमारा अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी, ये मेरे ख्याल ये सेक्शन 393 में दिया गया है। ठीक है, तो बी का फोर्थ होना चाहिए, बी का फोर्थ। तो हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ ठीक हो जाएगा, जहां पनिशमेंट फॉर एक्सटोर्शन तो दिया गया है सेक्शन 384 के अंदर, अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी दिया गया है सेक्शन 393 के अंदर, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी दिया गया है सेक्शन 403 के अंदर, और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट ये दिया गया है सेक्शन 409 के अंदर। ठीक है, तो अभी आपको बीएनएस में ये भी ध्यान रखना है कि जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से रिलेटेड जितने भी सेक्शंस थे अब वो सेक्शन 316 के अंदर कंपाइल अप कर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा इसका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। तो एक एलिमिनेशन का जो मेथड है ना, इट इज द बेस्ट मेथड, कि अगर आपको कहीं किसी क्वेश्चन में आप स्टक हो रहे हो तो वहां पर आपको 1-2 ऑप्शन पता है तो आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, या आपको ये पता है कि कौन सा ऑप्शन गलत है तो वहां से आपका वो क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। तो आई होप आपको ये ट्रिक याद रहे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन फिफ्थ था, जो आपको फोर्थ था, जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, ये आया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन, आर्टिकल 28, जो हमारे फ्रीडम ऑफ रिलीजन का एक सेक्शन है, सॉरी आर्टिकल है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया है हमें आर्टिकल 25 से 28 में। क्या क्वेश्चन है, चलो पढ़ते हैं।
क्वेश्चन है, आर्टिकल 28 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशंस 4 टाइप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन गिवन बिलो। ठीक है, इसमें बोला है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन रिलीजियस इंस्ट्रक्शन वो इम्पार्ट किए जा सकते हैं विद द कंसेंट ऑफ इंडिविजुअल और अदरवाइज। ठीक है, इसमें बोला गया है कि आर्टिकल 28 के अंदर जो 4 तरह के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात की गई है, उनमें कौन से तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिए जा सकते हैं विद द कंसेंट ऑफ इंडिविजुअल और अदरवाइज। तो आर्टिकल 28 अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो बेयर एक्ट से, तो उसके अंदर कई तरह के 3-4 आई थिंक क्लोज दिए गए हैं जहाँ बताया गया कि किस तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इम्पार्ट किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन पढ़ते हैं क्या क्या है। पहला है इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड बाय द स्टेट। दूसरा ऑप्शन है इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट। तीसरा ऑप्शन है इंस्टीट्यूशन दैट रिसीव्ड एड आउट ऑफ द स्टेट फंड, यानी स्टेट से अगर कोई इंस्टीट्यूशन एड मिलती है उसको तो वहां पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिए जा सकते हैं। या फिर डी पॉइंट है इंस्टीट्यूशन दैट आर एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट, स्टेट द्वारा एडमिनिस्टर किए जाते हैं लेकिन स्टैब्लिश किए गए हैं अंडर एनी ट्रस्ट और एंडोमेंट। अच्छा, ये 4 ऑप्शंस हैं। अब यहाँ पर मान लो आपको थोड़ा सा डाउट है, जैसे मुझे थोड़ा सा डाउट है, तो हम देखेंगे एलिमिनेशन मेथड से इस क्वेश्चन को। तो आर्टिकल 28 में अगर आपको एक चीज भी याद है कि जो स्टेट है, जो पूरी तरह से जो ऐसे इंस्टीट्यूशन जो पूरी तरह से स्टेट द्वारा मेंटेन किए जाते हैं वहां पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस अलाउड नहीं होते। आई थिंक क्लोज 1 में ये बात की गई है कि नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी गिवन टू द इंस्टीट्यूशन विच आर मेंटेन्ड होली बाय द स्टेट। तो पहला ऑप्शन गलत होगा। तो देखो ए कहाँ कहाँ दिया गया है, पहले ऑप्शन में दिया गया है ए बी सी, तो ये ऑप्शन हमारा होगा नहीं। दूसरे ऑप्शन में नहीं है बी सी डी। थर्ड ऑप्शन में दिया गया ए सी डी, तो ए बी यहाँ है, ये भी नहीं होगा। फोर्थ दिया गया है ए बी डी, तो ये भी नहीं होगा। तो बचता है हमारा सिर्फ बी सी डी, तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट होगा। तो आई होप आपको यहाँ से क्लियर हो गया हो कि कैसे एलिमिनेशन मेथड से हम इजिली क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, अगर आपको एक ऑप्शन भी आपका क्लियर है तो। ठीक है, तो आर्टिकल 28 में जैसे ये हमारा जो इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट है और इंस्टीट्यूशन दैट रिसीव एड आउट ऑफ द स्टेट फंड, मेरे ख्याल से ये एक ही क्लोज में दिए गए हैं। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर दैट, बट ए वाला है जो, ये वाला तो पक्का नहीं आता इसके अंदर, तो इसका ऑप्शन होगा बी सी डी ओनली। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस है आपको पूरी तरह से याद हो सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग यूएन कन्वेंशंस इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अच्छा भाई, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगानी है यूएन कन्वेंशंस। तो ये हमारा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर कब यूएन कन्वेंशन हुई, क्लाइमेट चेंज पर कब यूएन कन्वेंशन हुई, यूएन कन्वेंशन हुई अगेंस्ट ट्रांसलेशनल क्राइम्स पर कब हुई, यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड पर कब, ये तो 1989 में हुई थी। क्लाइमेट चेंज पर 1992 में हुई थी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की भी अगर आपको याद हो, ये भी 1992 में हुई थी। अर्थ समिट था जो हमारा उस साइन हुआ था, ये इसकी एग्जैक्ट डेट भी मेरे को याद है, 5 जून 1992 को हुई थी। उसके अलावा मेरे को पता नहीं है यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल क्राइम्स और यूएन कन्वेंशन ऑन जुरिस्डिक्शन इम्यूनिटीज ऑफ स्टेट एंड देयर प्रॉपर्टी, ये भी मेरे को नहीं पता। तो हम एक ऑप्शन देखते हैं कैसे बनता है ये, एक सेकंड। हमारी पहला ऑप्शन दिया गया है यूएन कन्वेंशन। तो हमारा पहला ऑप्शन है यूएन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये था ना। जो मेरे को याद है 5 जून 1992 को हुई थी।
दूसरी थी हमारी क्लाइमेट चेंज पर, यूएन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो आपको UNFCCC अगर याद हो तो ये उसी के बारे में है, 1992 में हुई थी ये हमारा UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये वही है। ठीक है, आप सिर्फ UN कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज लिखने से कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, थर्ड हमारी ट्रांस नेशनल क्राइम पर थी, UN कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल क्राइम्स। जिसका हमें पता नहीं है। फोर्थ हमारा ऑप्शन हम ध्यान से, फोर्थ हमारा ऑप्शन था राइट्स ऑफ चाइल्ड पर, UN कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड। ये B है, C है और D है, ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड। ये 1989 पर हुई थी, सबको पता होना चाहिए। ई पॉइंट था हमारा समथिंग ऑन प्रॉपर्टी से रिलेटेड। एक सेकेंड, लेट मी चेक क्या था। UN कन्वेंशन ऑन जुरिस्डिक्शनल इम्यूनिटीज ऑफ स्टेट्स एंड देयर प्रॉपर्टी, UN कन्वेंशन on jurisdictional immunities of states and their property। तो हमें 2 के बारे में नहीं पता है, C और E के बारे में नहीं पता है कब हुई है, लेकिन हमें 3 पता है कब हुई है। तो हमारी UN कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड ये हुई है सबसे पहले, D। ठीक है, ये ट्रांसनेशनल क्राइम वाली जहां तक मेरे को आइडिया है, मतलब मेरे को पता नहीं है ये कब हुई है, लेकिन हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि 2000 के बाद हुई है। ठीक है, 2002 या 4 में हो सकती है मेरे ख्याल से, आप ये ध्यान रखना। और हमारे पास एक ऑप्शन है कि हमारा UN कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 1992 में हुआ, UN कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992 में हुई है। तो हमारा जो UN कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज था ये पहले हुआ था, UN कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये फ्रेमवर्क सबसे पहले हुआ था इसमें। तो इसमें B ऑप्शन फिर आएगा, फिर A। तो अगर D B A ऐसा कोई ऑप्शन है तो हम देखते हैं क्या है, हो सकता है इसका आंसर। D ऑप्शन है पहले। अच्छा, तो मतलब A C B ये तो होंगे नहीं, तो हमारे पास D B E C E A है पहले। तुम्हारा थर्ड ऑप्शन होना चाहिए फिर तो। ठीक है, तो इस तरह आपको यहाँ आई थिंक A आना चाहिए पहले। ये ऑप्शन मेरे ख्याल से गलत है, ये मेरे ख्याल से 2000 के अंदर कुछ हुई होगी, 2002 4 6 में हुई होगी मेरे ख्याल से, ये भी उसी टाइम पे हुई होगी कुछ। तो आई डोंट थिंक से कि ये इससे पहले आएंगी, ए से पहले। ऑप्शन थर्ड होना चाहिए इसका, बाकी मेरे ख्याल से गलत दे रखा है, डी बी ए पहले होना चाहिए, है ना। तो देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। आप अपने आंसर की में ज़रूर चेक करना, मेरे ख्याल से इसमें डाउट होगा ये क्वेश्चन, तो डी बी ए पहले होना चाहिए, सी ये ऑप्शन ही गलत है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, आप अपने नोट्स में लिख लेना, ये क्वेश्चन ही गलत है मेरे ख्याल, ऑप्शन गलत दे रखे हैं इसके अंदर, तो डी बी ए पहले होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से आता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन से आप देख रहे हैं अब तक 3-4 क्वेश्चन आ चुके हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन से कम 10 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। जूरिस्प्रूडेंस से भी 10 क्वेश्चन आते हैं, PIL से भी लगभग 8-10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्रियम्बल से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तो प्रियम्बल पे आता ही आता है। तो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें ऑप्शन दिया है कैन बी अमेंडेड, मतलब इसको अमेंड किया जा सकता है नहीं, उस पर बात है।
तो जो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसको अमेंड किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है कैन नॉट बी अमेंडेड। तीसरा ऑप्शन है कैन बी अमेंडेड ओनली बाय द सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, चौथा ऑप्शन है कैन नॉट बी अमेंडेड बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा भाई, ये ऑप्शन है, इजी है। प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को एक बार हम अमेंड कर चुके हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा, जिसमें 3 वर्ड ऐड किए गए थे, दैट इज सोशली, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। तो अमेंड तो किया जा सकता है, तो सेकंड ऑप्शन गलत है। और हमारा कैन बी अमेंडेड ओनली बाय द सुप्रीम कोर्ट, ये भी गलत है। कैन नॉट बी अमेंडेड, अमेंड तो किया जा सकता है भाई, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक फीचर। अमेंड किया जा सकता है लेकिन बेसिक फीचर के साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती, तो फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर कैन नॉट लिखा हुआ है। तुम्हारा इसका पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड तो किया जा सकता है लेकिन उसके बेसिक फीचर के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। तो 58 डायरेक्ट ही क्वेश्चन था। काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो डायरेक्ट होंगे, आपको देखते ही पता चल जाएगा इसका ये आंसर है। ठीक है, तो हमारा 58th क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू द डिसेंटिंग जजमेंट ऑफ डॉक्टर राधा विनोद पाल इन द टोक्यो ट्रायल कैन बी करेक्टली एट्रीब्यूटेड टू हिम। हाँ, ये PIL का क्वेश्चन है और टोक्यो ट्रायल का क्वेश्चन है। तो टोक्यो ट्रायल आई डोंट थिंक सो मैंने करवाया है आपको। टोक्यो ट्रायल बेसिकली 1946 में हुआ था। ठीक है, और ये जापानीज वॉर क्राइम से रिलेटेड था, कि जापानीज वॉर क्राइम जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जो जो चीज़ें हुई थी उससे रिलेटेड था ये टोक्यो ट्रायल। तो इसमें क्या क्या जो डिसेंटिंग जजमेंट है, डॉक्टर राधा विनोद पाल थे, इन्होंने मेजॉरिटी के अगेंस्ट अपना जो डिसेंटिंग ओपिनियन है वो दिया था। तो क्या क्या इनका डिसेंटिंग ओपिनियन था वो यहाँ पर पूछा गया है, कौन सा स्टेटमेंट इनके डिसेंटिंग ओपिनियन से रिलेटेड है। तो क्या क्या ऑप्शन दिया गया है पहले वो देखते हैं। पहला बोला है वॉर इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, दूसरा है कंडक्ट ऑफ वॉर इज विद इन द स्कोप ऑफ द रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अच्छा, तीसरा ऑप्शन है द पैक्ट ऑफ पेरिस ब्रोट अबाउट नो चेंज इन द स्टेटस ऑफ वॉर। उसके बाद फोर्थ है इंटरनेशनल लॉ हैज डेवलप्ड सो मच एज टू मेक वॉर अ क्राइम। उसके बाद फिफ्थ है कंस्पायरेसीज एंड इंडिपेंडेंट क्राइम अंडर इंटरनेशनल लॉ। तो ये इनके डिसेंटिंग ओपिनियन के अंदर इन्होंने स्टेटमेंट दिए कि इनमें से पूछा कौन कौन से इनके ओपिनियन के अंदर स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है। तो टोक्यो ट्रायल में मैं आपको कुछ बातें लिखवा देती हूँ। सो हम बात करें टोक्यो ट्रायल की। टोक्यो ट्रायल हुआ इसकी जजमेंट लिख लो, जजमेंट गिवन बाय दी डॉक्टर राधा विनोद पाल। और ये कब हुआ था? 1946 में हुआ, ऑफ जापानीज वॉर क्राइम्स कमिटेड ड्यूरिंग द वॉर ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उससे रिलेटेड था ये। तो इसमें इन्होंने ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, इन्होंने मेजॉरिटी के अगेंस्ट अपना डिसेंटिंग ओपिनियन दिया था। ही गेव डिसेंटिंग ओपिनियन against the majority. He said defendants were all not guilty. इन्होंने ये बात बोली थी, defendants all were not guilty. ठीक है, तो अगर आप ये स्टेटमेंट्स ध्यान से देखोगे ना जो इस क्वेश्चन के अंदर दी गई है,
ये दी गई है दैट वॉर इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इन्होंने बोला था कि इंटरनेशनल लॉ का जो स्कोप है ना वो उससे कहीं बाहर है, कहीं उसके स्कोप से बियॉन्ड है। दूसरा, कंडक्ट ऑफ वॉर इज विद इन द स्कोप ऑफ द रूल ऑफ द इंटरनेशनल लॉ, कि वॉर के अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ की जानी चाहिए, क्या उनका कंडक्ट होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये इससे रिलेटेड जो रूल्स है ना वो इंटरनेशनल लॉ के जुरिस्डिक्शन में आते हैं। ठीक है, हर नेशन को चीज़ें माननी चाहिए। तो बी वाला जो हमारा पॉइंट है ना ये ठीक है। ठीक है, तीसरा है द पैक्ट ऑफ पेरिस ब्रोट अबाउट नो चेंज इन द स्टेटस ऑफ वॉर। ठीक है, जो पैक्ट ऑफ पेरिस था उसने वॉर से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी उसमें कोई चेंजेस नहीं किए थे, ये इनका कहना था। ये पॉइंट भी ठीक है। उसके बाद डी, इंटरनेशनल लॉ हैज डेवलप्ड सो मच एज टू मेक वॉर अ क्राइम। और फिफ्थ है कंस्पायरेसी इज एन इंडिपेंडेंट क्राइम अंडर इंटरनेशनल लॉ। सो जो फिफ्थ पॉइंट है ये इनके ओपिनियन के अंदर नहीं था, तो जहां ई पॉइंट है ये आप काट सकते हो। ई बी के अंदर है, सेकंड ऑप्शन हमारा नहीं होगा। थर्ड है जो बी सी ई, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो अब बचता है हमारा ए बी डी और ए बी सी। तो बी और सी तो थे, तो बी और सी होने चाहिए, तो ए बी डी में इसमें नहीं है, तो हमारा पहला ऑप्शन इसका ठीक होगा। ठीक है, तो ए बी सी इन्होंने बोला था कि वॉर इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ इंटरनेशनल लॉ अपने इनके ओपिनियन में। उसके अलावा इन्होंने बोला कंडक्ट ऑफ वॉर इज विद इन द स्कोप ऑफ द रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। और थर्ड पॉइंट इन्होंने बोला द पैक्ट ऑफ पेरिस ब्रोट अबाउट नो चेंज इन द स्टेटस ऑफ वॉर। ठीक है, तो ये तीन ओपिनियन थे इनके डॉक्टर राधा विनोद पाल के टोक्यो ट्रायल में, जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो इस तरह से एलिमिनेशन से आपके बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अगर आपको एक दो ऑप्शन पता है कि ये इसमें नहीं था तो आपका एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। ठीक है, देख रहे हैं आप एलिमिनेशन मेथड से लगभग हमने सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हम हो सकता है मुझे भी ना पता हो, क्योंकि मैं आपके सामने ही पेपर सोल्व कर रही हूँ, तो हो सकता है चीज़ें मुझे ना पता हो, बट एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। तो इसका आंसर ए बी सी होना चाहिए मेरे ख्याल से, बाकी आप आंसर की में ज़रूर चेक कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, विच अमंग द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मैंडेट्स क्रिमिनलाइजेशन ऑफ प्रोहिबिटेड कंडक्ट। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है कि इनमें से कौन से प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोहिबिटेड मतलब किसी तरह के कंडक्ट को क्रिमिनल डिक्लेयर करते हैं, और वो भी मैंडेटरी। तो क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं भाई? आर्टिकल 17 ओनली जो बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की। आर्टिकल 23 जो बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड ह्यूमन फोर्स्ड लेबर। आर्टिकल 17 एंड 23। उसके बाद आर्टिकल 17, 23 एंड 24 तो चिल्ड्रंस को एम्प्लॉयमेंट में ना लगाने के लिए, हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट से दूर रखने की बात करता है। तो मैंडेट, ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, मैंडेटरी करता है। तो 24 में ऐसा कुछ है नहीं मेरे ख्याल से, है ना। देखो 17 और 23 है, दोनों इस बारे में बात करते हैं, मैंडेटरी किया गया है ये, लेकिन 24 में ऐसा है नहीं, है ना। 24 का अगर आप देखो तो एक्सेप्शंस वगैरह मेरे ख्याल से दिए हैं, लेकिन 17 और 23 ये इसका ऑप्शन होना चाहिए, इसका थर्ड ऑप्शन होगा। क्वेश्चन है 4000, इसकी आईडी हम निकाल के देखते हैं इसको, गिव मी अ सेकेंड। चार 4062, इसका ऑप्शन होगा भाई थर्ड। हाँ, आर्टिकल 17 और 23 यही इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें ये एक वर्ड है ना जो मैंडेट, अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो आपको वहां से चीजें क्लियर हो जाती हैं आदि तो। ठीक है, तो इसका आंसर होगा थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशन का ही क्वेश्चन है जो बात करता है फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 51A। फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड है। कैन बी एनफोर्स्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। कैन बी यूज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन इंटरप्रिटेशन, कैन बी अमेंडेड बाय द स्टेट्स और हैज बीन अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट ओनली वंस। तो ये डी तो ठीक है हमारा, क्योंकि एक बार अमेंड की जा सकती है। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसने 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की थी, याद है आपको? तो वो आपका डी ऑप्शन ठीक है। जहां डी नहीं है वो कट जाएगा हमारा, ABC वाला 4th ऑप्शन कट गया हमारा। उसके बाद कैन बी एनफोर्स्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, नहीं, ये नहीं हो सकती। पार्लियामेंट लॉ बनाकर कोई एक्ट लाकर इनको एनफोर्स कर सकती है। जैसे हमारी जो पहली फंडामेंटल ड्यूटी है कि जो नेशनल एंथम वगैरह, कॉन्स्टिट्यूशन या नेशनल फ्लैग, इनके अगेंस्ट आप मतलब इनकी रिस्पेक्ट करनी है, तो इनका अगर आप वायलेशन करते हो तो इससे रिलेटेड हमारा एक बोलते हैं ना, क्या नाम है एक्ट का, मुझे एक्ट का नाम याद नहीं है, समथिंग ओनर एक्ट है, तो मुझे वो याद नहीं है। तो पार्लियामेंट एक्ट लाकर इनको एनफोर्स कर सकती है। तो ए ऑप्शन भी नहीं होगा, तो ए जहां जहां है वो भी काट देंगे, ABD, BCD, तो सेकंड और फोर्थ ऑप्शन तो हमारा नहीं है भाई। बात रही कैन बी अमेंडेड बाय द स्टेट्स, नहीं, स्टेट इनको अमेंड नहीं कर सकती है, पार्लियामेंट इनको अमेंड कर सकती है, तो सी भी नहीं होगा, तो सी भी कट गया, तो बच गया हमारा बी और डी, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा। तो इस तरह हर ऑप्शन को अब अगर आप देखोगे तो उसको एलिमिनेट करके आप कर सकते हो। इजी था ये क्वेश्चन, कितना इजी था, तो बी और डी ऑप्शन हमारा ठीक है यहाँ पे, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां बात कर रहे हैं हम ए मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू बाय बीज हॉर्स इफ ए सर्वाइव्स सी। ए मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू बाय बीज हॉर्स। ए बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो बी का हॉर्स खरीद लेगा अगर ए सी के मरने के बाद भी जिंदा रहता है, ठीक है। ये तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना हमारा। तो दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एनफोर्स्ड बाय लॉ ओनली व्हेन, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कब एनफोर्स होगा? जब सी डाइज इन लाइफ टाइम ऑफ ए डाइज इन लाइफ टाइम ऑफ सी, ए एंड सी बोथ डाई, और बी डाइज इन लाइफ टाइम ऑफ ए। तो ये बोला है कि ए बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि बी, मैं तुम्हारा घोड़ा खरीद लूंगा अगर ए सी के मरने के बाद भी जिंदा रहता है। तो अगर सी मर जाता है इन लाइफ टाइम ऑफ ए मर जाता है सी से पहले, या फिर दोनों ही मर जाते हैं, या बी पहले मर जाता है ए से। अच्छा, तो ये बात है एनफोर्समेंट ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑन इवेंट हैपनिंग, ये वो वाला सेक्शन है, आर्टिकल सेक्शन 32 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो ये वो वाला सेक्शन है। तो इसमें हमारा ऑप्शन होना चाहिए कि ए कहता है बी को कि मैं तुम्हारा घोड़ा खरीद लूंगा अगर सी मेरे से पहले मर जाता है। तो अगर सी ए से पहले मर जाएगा तभी ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स होगा ना, तो पहला ऑप्शन होना चाहिए इसके अंदर, 62 का फर्स्ट होगा, ठीक है। यानी 4054 है जो हमारा क्वेश्चन आईडी, इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये ऐसे आपको याद रखने हैं क्वेश्चंस। तो आज हम यहीं तक करते हैं, 62 तक हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं, लगभग 8-10 क्वेश्चन हो गए हैं और लेक्चर का टाइम भी हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये तरीका समझ में आया होगा, और अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी क्वेश्चन में जो भी हमने किए हैं वहाँ कोई डाउट है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, और प्लीज़ इन वीडियोस को जितना ज़्यादा हो सकता है आगे शेयर करें ताकि हमारी जो YT फैमिली है वो और ज़्यादा ग्रो करे। और इस लेक्चर को जितना ज़्यादा सकता है आगे शेयर करना, लाइक करना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलना, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां हम आगे के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे।